गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। आइए आज आपको फिर से एक जबरदस्त अंदाज में शुरुआत करते हैं। इससे पहले की कड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत। उस आधुनिक भारत में जो हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ने के दौर पे आए हैं, इससे पहले की जो कड़ी थी हमारा मोतीलाल नेहरू ने जो गठन किया था नेहरू का समिति, 8 सदस्य समिति होती थी, उन सबको मैंने बारीकी से पढ़ लिया। अब इसके बाद की जो कड़ी होती है लाहौर अधिवेशन, गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांग रखा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा, इन सब का क्या योगदान रहा है हमारे भारतीय इतिहास में, इसको पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेते हैं। बस मुश्किल से 20 मिनट का समय देना है। जितना भी पॉइंट्स को मैंने डिकोड किया है वो सबको लिख लेना आपके कॉपी पर। आइए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते बाबू कि लाहौर अधिवेशन, ये लाहौर अधिवेशन का क्या भूमिका था। तो हमारे जो कल पढ़े थे हम लोग कि नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, उस मोतीलाल नेहरू ने अपना जो भी मांगे रखी थी उसमें से जो 8 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, उस 8 सदस्यों में से एक हमारे सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिनके मन में ये बातें बार बार लग रही थी कि हम लोग कहीं ना कहीं स्वराज्य को छोड़ करके राजनीतिक की ओर जा रहे हैं, सत्ता की ओर भाग रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने 29 में एक जो अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन, उसमें से इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया नेहरू रिपोर्ट का। जब विद्रोह किया तो उसमें से उन्होंने कहा कि भैया हम लोग पूर्ण स्वराज्य की मांग रखना चाहते हैं, हम अभी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, अभी मुझे सत्ता और विपक्ष की जरूरत नहीं है, अभी मुझे चुनौती राजनीति की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मोतीलाल नेहरू के अगेंस्ट में हमारे सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू के खास अपने पुत्र जो हैं जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन जो किया गया था, देखते क्या क्या हुआ। वर्ष के अंतिम माह में होती हैं, तो दिसंबर में हो रहा है, 1929 में लाहौर अधिवेशन है। अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन है भैया, जवाहरलाल नेहरू हैं। और इसका जो गठन करने का उद्देश्य हुआ, ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें से उद्देश्य क्या था, तो उसमें उद्देश्य ये था कि पूर्ण स्वराज्य की मांग होनी चाहिए। अभी पूर्ण स्वराज्य की मांग चाहिए मेरे देश में, ठीक है। तो आइए इसके कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ते हैं कि लाहौर अधिवेशन का प्रमुख बिंदु क्या था। तो लाहौर अधिवेशन के जो 8 सदस्य थे नेहरू समिति के, उसी रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया। उस समिति को क्या किया, निरस्त कर दिया गया। जो नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया था उसको निरस्त किया गया लाहौर अधिवेशन में। दूसरा कार्य क्या होता है, पूर्ण स्वराज्य को अब राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की घोषणा करते हैं। पूर्ण स्वराज्य जो देख रहे हैं, इस पूर्ण स्वराज्य को अब राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की घोषणा करने की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो है बाबू, ये 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को, बहुत बड़ी घटना याद रखिएगा जनाब। 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि रावी नदी के तट पर, 31 दिसंबर 1929 मध्यरात्रि रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था जनाब। तिरंगा झंडा फहराया गया था मोतीलाल नेहरू के अगुवाई में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तिरंगा झंडा फहराया गया था रावी नदी को 31 दिसंबर 1929 को, याद रखिएगा। उसमें 3 बातें आई थी। पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया था, वंदे मातरम का नारा लगाया गया था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। तो इसमें यह भी समझ सकते हैं कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। याद हो जाएगा बहुत आसान से। पूर्ण स्वराज का, क्योंकि अधिवेशन भी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, तो रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराने वाले व्यक्ति में से हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं। और पूर्ण स्वराज की मांग का नारा जो दिया था उन्होंने भी दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद। तो वंदे मातरम का जो बातें पढ़ते हैं, तो वंदे मातरम की एक बात याद रखेंगे कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। वंदे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कब लिखा, तो ये भी बता दिया 1870 में। फिर उन्होंने एक अपनी ये पत्रिका है आनंद मठ पत्रिका में इन्होंने 1800 कब डाला था, तो 1882 में डाला। और इसको गाया किसने, तो इसको गाने वाले थे हमारे वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जो गाया था वो 1896 में गाया था। आइए अब समझते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करते हैं। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करते हैं और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी पर झंडा फहराया है। और 26 जनवरी 1930 को क्या होता है, तो वहां पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करते हैं। इसीलिए आज भी हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 के रूप में मनाते हैं, या 26 जनवरी को मनाते हैं पूर्ण स्वाधीनता दिवस। ये ध्यान रखिएगा। और इसी पूर्ण स्वाधीनता दिवस में जो 26 जनवरी मनाया गया था, उसी में से गांधी जी भी थे। और गांधी जी से एक आग्रह किया गया था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करें।
सबने अवज्ञा आंदोलन की, आप अगुवाई करें, ये चर्चा कर चलते हैं लाहौर अधिवेशन में। तो अब वहां से गांधी जी क्या करते हैं, जो हमारे वायसराय हैं, वायसराय के पद पर हमारे हैं लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के लिए उन्होंने 11 सूत्री मांग रखते हैं कि हम 11 सूत्री मांग रखते हैं, आप हमारी मांग को पूरा कीजिए तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो हम सविनय पूर्वक आपका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपना 11 सूत्री मांग रखा था। अब देखिए कि गांधी जी का जो 11 सूत्री मांग है, गांधी जी की जो 11 सूत्री मांग है, इसको पहले बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से भू राजस्व, सबसे पहला क्या था कि भू राजस्व में 50% कमी कर दिया जाए। जो आप हमारा लगान ले रहे थे उसमें 50% की कमी होनी चाहिए। सबसे पहला प्यार भली बातें बोलते हैं। किन से बोलते हैं वो, तो लॉर्ड इरविन से बोलते हैं। वायसराय के पद पर कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन से बोलते हैं। तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा है 11 सूत्री मांग रखे हैं। तो भू राजस्व को 50% कम कर दिया जाए। दूसरा, सिविल आयोग जो है, जो सिविल सेवा आयोग है, उस सिविल सेवा आयोग का पेमेंट में ना वेतन में 50% की कटौती की जाए। तीसरा, सैनिक खर्च जो होता है, हमको पता था कि सैनिक भी ज्यादा हमारी संख्या तो है नहीं, तो सैनिकों का जो खर्च होता है उसमें भी 50% की कटौती की जाए। सुन लिया आपने, लगान में 50% कम किया जाए, सिविल का आयोग जो होता है, सिविल आयोग, उसमें 50% कमी की जाए और सैनिक खर्च में 50% की कमी की जाए। तो 50-50 3 हो गया। एक तो भैया लगान 50% कम, दूसरा क्या भैया भू राजस्व कम, और तीसरा क्या वो सिविल आयोग या सैनिक खर्च में 50% कम करना चाहिए। चौथा, जहां से शुरुआत होने वाली है हमारी कहानी, चौथा जो शुरुआत होने वाली है, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। ओ माय गॉड, ये कह रहे हैं क्या, नमक कर को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाए। नमक हमारी वस्तु भैया, हम नमक ना खाएंगे तो जिएंगे कैसे। नमक कर को 100% समाप्त किया जाए। तो नमक कर को समाप्त करने की मांग रखते हैं गांधी जी ने। फिर कहते हैं जो आपका खुफिया विभाग होता था, सीआईडी विभाग, इस सीआईडी विभाग को भी समाप्त कर दिया जाए। अगर समाप्त नहीं किया जाए तो उस पर नियंत्रण किया जाए, या तो समाप्त कर दिया जाए या तो उस पर नियंत्रण किया जाए। आगे है पॉइंट कि भारतीयों को आग्नेय अस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। ये क्या पॉइंट था, तो भारतीयों को भी अब शस्त्र अस्त्र रखने की लाइसेंस दिया जाए। हमें भी आत्म सुरक्षा के लिए मुझे बंदूकें चाहिए, अग्नि वस्तुएं मुझे चाहिए। और तो और इसी में से एक और इंडिकेट करते हैं, भारतीयों को अग्नि अस्त्र का लाइसेंस दिया जाए और साथ ही साथ भारतीय वस्त्र को भी संरक्षण दिया जाए। भारतीय वस्त्र को भी आप संरक्षण दीजिए कि हमारे भारतीय वस्त्र धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, इसका भी संरक्षण दिया जाए। अब 7वां पढ़ते हैं। नीतीश जी की योजना थी, नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद कर दिया जाए। नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद कर दिया जाए, इसका मतलब जो शराब था, इस शराब को पूरी तरीके से बंद किया जाए। अफीम भी कह सकते हैं, गांजा भांग जो भी कहते हैं, तो नशीली वस्तुओं को विक्रय बंद कर दिया जाए, बेचना बंद कर दिया जाए। और अगेन जो कहते हैं राजनीतिक बंदियों को रिहाई किया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये सभी बातें 1930 के आसपास हो रही हैं, 1930 में हो रही हैं। 11 सूत्री जो मांग रखी गई है ये 1930 में रखी गई है। और यहां पर एक बड़ा सा पॉइंट इन्होंने कहा है कि राजनीतिक बंदियों को रिहाई किया जाए। जितने भी पॉलिटिकल इशू के कारण गए हैं, जितने भी राजनीतिक के कारण गए हैं जेल, उनको रिहा कर दिया जाए। तो मुझे कोई आप इसमें से कमेंट करके बताइएगा, क्या भगत सिंह, अभी तक तो भगत सिंह जेल में हैं, तो क्या भगत सिंह भी आपके जो हैं राजनीतिक कैदी थे, या एक आरोपित, एक हत्यारे थे, या किन्हीं की हत्या के जुर्म में गए थे? तो गांधी जी ने यहां पर स्पष्ट लिखा था कि राजनीतिक बंदियों को रिहाई किया जाए, और उसको रिहाई किया जाए जिन पर हत्या का कोई आरोप नहीं हो। जिन पर कोई हत्या का आरोप नहीं हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमें कि ये भगत सिंह को किस हत्या के जुर्म में जेल गए थे, या फिर हत्या का आरोप था या नहीं, राजनीतिक के कारण वो जेल गए थे, किस कारण से वो जेल गए थे, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्या है मांग है इनका, 9वां मांग जो था, भारत में जानते हैं भारतीय में कुल 9 तट हैं, 9 तटीय राज्य हैं। आइए 9वां पॉइंट भी बताते हैं आपको। ये जो 9 तट हैं, इसमें से कह रहा है कि भारतीय तट पर केवल भारतीयों के लिए आरक्षित हो। भारतीय तट पर केवल भारतीयों के लिए ही आरक्षित हो, दूसरे और कोई भी नहीं आए, सिर्फ भारतीय तट पर हम रहेंगे। फिर क्या कहते हुआ, डाक अधिनियम पारित किया जाए। भैया पत्र लिखने वाला जो अधिनियम है, डाक अधिनियम, उसको पारित किया जाए। तीसरा कार्य, मतलब नेक्स्ट कार्य क्या बाबू, कि रुपया जो हमारा मुद्रा है, रुपया को स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात में, रुपया का अनुपात धीरे धीरे, हम लोग का धीरे धीरे जो अनुपात हो रहा था वो कम मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए कह रहा था कि रुपया का अनुपात को घटा करके
1 शिलिंग और 4 पेंस किया जाए, 1 शिलिंग और 4 पेंस कर दिया रुपया का अनुपात घटा करके। ये जो गांधी जी की 11 सूत्री मांग है ना, ये किस पत्रिका में लिखी हुई है, आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गांधी जी की जो 11 सूत्री मांग है किस पत्र में लिखा गया था, तो एक पत्र को मैं बता देता हूं इसका जवाब। यंग इंडिया नाम की एक पत्र थी जिन्होंने महात्मा गांधी लिखा था, और इसी महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया पत्रिका में इस 11 सूत्री का मांग रखे थे। अब कहानी क्या हुआ, इस जो 11 सूत्री का मांग रखा महात्मा गांधी ने, तो लॉर्ड इरविन ने ना इसको बड़े नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, कुछ समझा ही नहीं इसको, भाई क्या है, कुछ नहीं, हटा दो, कुछ वैल्यू नहीं समझा। तो महात्मा गांधी को इस चीज बड़ा दर्द हुआ, बहुत बड़ा दर्द हुआ। तो इसी में से ना महात्मा गांधी बहुत अच्छी सी लाइन कर देते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं क्या, सुनिएगा, मैंने रोटी मांगी थी जनाब आपसे, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर दिया। मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, क्योंकि अब प्रारंभ करेंगे दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय पूर्वक हम अब आंदोलन करेंगे आपका जनाब। तो 11 सूत्री ना मांगने के जुड़ में, 11 सूत्री ना मांगने के खेद में, 11 सूत्री ना मांगने के दर्द में महात्मा गांधी ने ऐसी बातें कहे, मैंने रोटी मांगा, आपने पत्थर दिया, और अब इंतजार की समय खत्म होती है और अब शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो आइए पढ़ते हैं अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। आइए थोड़ा सा पढ़ते बढ़िया से। अवज्ञा आंदोलन 1930, ये जो शुरुआत करते हैं, तब इसके जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और प्रधानमंत्री थे रामजे मैकडोनाल्ड। कहते हैं 14 फरवरी को इस समिति आयोग ने 14 फरवरी ध्यान रखिएगा, जनवरी में जाकर के 26 जनवरी 1930 में जो पूर्ण स्वराज का अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी को बोला गया था कि भैया आप पूर्ण स्वराज सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग रखें। उसके बीच के दौरान फिर 1930 में फिर 11 सूत्री डिमांड्स रखे। जब इरविन ने उसको इग्नोर कर दिया, तब इन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। कब की हुआ, तो 14 फरवरी को समिति आयोग ने निश्चय ले लिया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अभी निश्चय लिया गया, ध्यान दीजिएगा, अभी निश्चय लिया गया, शुरुआत नहीं किया गया। तो 14 फरवरी को निश्चय लिया गया लॉर्ड इरविन से जवाब नहीं आने के बाद। 12 मार्च को इसकी शुरुआत कर दी गई, 12 मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 14 फरवरी को डिसीजन लिया गया और 12 मार्च को इसकी शुरुआत की गई। कहां से, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से इसकी शुरुआत कर दी गई। तिथि को बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, याद रखिएगा। तो 14 फरवरी को आयोग ने सुनिश्चित किया, निश्चय लिया कि मुझे अब विद्रोह करना है। 12 मार्च को शुरुआत किया और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। यहां से 12 मार्च से 5 अप्रैल तक का जो सफर रहा, कुल 24 दिन का सफर रहा। इस 24 दिन के सफर में 240 से 241 माइल कह सकते हैं, मील कह सकते हैं, उन्होंने तय किया अपनी यात्रा। अगर किलोमीटर में कहें तो किसी बुक में 350 से किसी बुक में 390 किलोमीटर देगा। जैसे माइल में कभी कभी 240 देगा और 241 देगा, तो ध्यान रखेंगे। तो साबरमती आश्रम से लेकर के यहां तक ये पहुंच गए 241 मील की यात्रा पर। इनके साथ कुल जो सहयोगी थे, वो कुल सहयोगी की संख्या थी 78। कुल सहयोगी की जो संख्या थी वो 78 था। फिर नेक्स्ट डेट को याद रखते हैं, 14 फरवरी को शुरुआत किया, 14 फरवरी को आयोग ने डिसीजन लिया, 12 मार्च को शुरुआत किया और 5 अप्रैल को उन्होंने दांडी पहुंच गया। दांडी जो पहुंचे थे वो दांडी नौसारी जिला में है। ये सारी घटना गुजरात में है, घटना गुजरात में है। अगर आप इंडियन मैप थोड़ा सा जानते होंगे तो यहाँ पर एक साबरमती और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचते हैं, इसको हम लोग दांडी कहते हैं। सारी घटना ये दांडी गुजरात में हुआ था। टोटल दिन लगा था 24 दिन, टोटल डिस्टेंस लगा था 385 किलोमीटर या 390 किलोमीटर, याद रखिएगा। कुल सहयोगी कितने थे भैया, तो कुल सहयोगी थे 78। अच्छा, इसका जब 5 अप्रैल को उन्होंने पहुंच गया दांडी, तो 6 अप्रैल को उल्लंघन कब किया गया, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे घुमाता है आजकल। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक 1 मुट्ठी लेकर के इसका उल्लंघन किया। 1 मुट्ठी नमक लिया और 1 मुट्ठी नमक लेने के बाद वहीं पर नमक को गिराते हैं साबरमती आश्रम, दांडी पहुंच करके नौसारी जिला है वहां पर, और उस नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। अब 6 अप्रैल को उल्लंघन किया, फिर से याद करते हैं बाबू,
14 को निश्चय लिया, 12 को शुरुआत किया, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचा। टोटल दिन का सफर हुआ 24 दिन, किलोमीटर हुआ कुल 385 से 90, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया। और 9 अप्रैल को उन्होंने पूरे देश में चलाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, जो दांडी यात्रा था, पूरे देश में चलाने के लिए विनम्रता पूर्वक उन्होंने एक कार्यक्रम रखा 9 अप्रैल को। उसी 9 अप्रैल में उन्होंने घोषणा क्या किया कि गांव-गांव में नमक कानून को तोड़ा जाए, गांव-गांव में नमक कानून को तोड़ा जाए। दूसरा, छात्र जो सरकारी विद्यालय हैं, जो भी छात्र हैं वो सरकारी विद्यालय, और जो कर्मचारी हैं वो दफ्तरों में अब नहीं जाएं, सरकारी दफ्तरों में नहीं जाएं, और जो छात्र हैं वो विद्यालयों को अब नहीं जाएं, विरोध कर दे उसका। उसके बाद कहता क्या कि विदेशी वस्त्र को जलाया जाए, जिस विदेशी वस्त्रों को आप प्रयोग कर रहे हैं उस विदेशी वस्त्र को अब जला दीजिए। अगेन क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन ने, सरकार को कर नहीं दें, सरकार को अब टैक्स देने की बात नहीं करें, अब सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अब हम उसका विरोध करेंगे, तो सरकार को टैक्स नहीं दें। महिलाओं से आग्रह करते हैं पूरे भारत में ये कार्यक्रम चलाने के लिए कि स्त्री नस्ली दुकान व विदेशी वस्त्रों का घेराव करे। जितने भी भारत की नारियां हैं, जितनी भी भारत की महिलाएं हैं, वो सभी क्या करें कि स्त्री, जितनी भी भारत की स्त्री हैं, वो नशीले पदार्थ के जहां पर दुकान है, जहां विक्रय होता है, जैसे शराब, गांजा, चरस, भांग जो भी होता है, या विदेशी वस्त्र का जो दुकान है उसका घेराव करें। इसी को जब ये 24 माइल, ये जो 240 माइल की जो दूरी तय किए हैं, उसी में से सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक उपाधि दिया है कि ये भारत का जो नेपोलियन कहा जा सकता है। तो इन्होंने कहा था, क्या हुआ, नेपोलियन का एल्वा से पेरिस का मार्च, नेपोलियन ने भी एक अपना मार्च निकाला था एल्वा से पेरिस, और इसको बताया सुभाष चंद्र बोस ने 2 आधार पर इनको उपाधियां दी हैं। पहला उपाधि क्या दिया था, एल्वा से पेरिस का मार्च, मार्च करने का मतलब इन द सेंस क्या, वो रैली तय, जो यात्रा तय कर रहे थे, तो एल्बा से पेरिस का मार्च बताया है। तो याद रखिएगा, एल्बा से पेरिस मार्च किसने बताया दांडी यात्रा को, तो सुभाष चंद्र बोस ने। तीसरा इन्होंने क्या कहा था, मुसोलिनी ने रोम में एक मार्च निकाला था। तो इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को नेपोलियन एवं मुसोलिनी के कह करके संबोधित करते हैं महात्मा गांधी को। और इसी में से महात्मा गांधी ने एक अपना ये निर्णय लिया कि अब धरासना एक बहुत बड़ा क्षेत्र था गुजरात का, धरासना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है गुजरात का, जहां नमक का कार्यशाला था, जहां नमक की बड़ी सी फैक्ट्री थी। तो महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया कानून का उल्लंघन करेंगे, तो धरासही में जाकर के इन्होंने डिसीजन लिया था कि 31 मई को धरासही में जाकर के या धरासना में जाकर के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, जहां बड़ी सी नमक की फैक्ट्री है। लेकिन इसी बीच में घटना घट जाती है कि डिसीजन उन्होंने 9 अप्रैल को घोषणा किया था और 31 मई को कार्यक्रम करने वाले थे। उसी के बीच में 5 मई को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब 5 मई को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ऐसा नहीं कि ये आंदोलन रुक गए, नहीं, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से कई ऐसे लोग उत्पन्न होने लगे। और इस महात्मा गांधी के जब गिरफ्तार होने के बाद इनका जो मुख्य कार्यकर्ता थे, मुख्य नेतृत्व निभाए, उनका नाम था अब्बास तैयबाजी। अब्बास तैयबाजी ने उनका प्रमुख नेतृत्व किया महात्मा गांधी की गिरफ्तार होने के बाद। तब महात्मा गांधी के जब गिरफ्तार हो गए, उसके बाद ये जो आपका धरासना है, धरासना में इनके पुत्र, महात्मा गांधी के पुत्र जो है मणिक लाल के द्वारा कार्यक्रम किया गया, मणिक लाल के द्वारा ये अगुवाई किया गया। और कई ऐसे कार्य, जैसे असम के क्षेत्र में ले सकते हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र में ले सकते हैं, तो गैडी नल्लू ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ऐसे कई जगह क्षेत्र थे जहां पर छोटे छोटे क्षेत्रों से क्या किए, भूमिका निभाना शुरू कर दिए। गैडी नल्लू इसलिए हम चर्चा किए कि गैडी नल्लू एक ऐसी लड़की हैं जो सत्याग्रह में स्त्री हैं और 13 वर्ष की स्त्री हैं, 13 वर्ष की लड़की हैं। और यह 13 वर्ष की अवस्था में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून का उल्लंघन करती हैं और पकड़े जाती हैं और आजीवन कारावास हो जाता है इनको। और मैं बता दूं, घटना 1930 का है और उसके बाद आजीवन कारावास होने के बाद इनकी रिहाई पंडित जवाहरलाल नेहरू करवाते हैं। कब? जब देश का तिरंगा फहराया जाता है 1947 में। 1947 में जब देश आजाद होता है, तब उनको जेल से बाहर निकाला जाता है। तो गैडी नल्लू ने इतना बड़ा कार्य किया था, इतनी एक छोटी सी लड़की ने ही कार्य किया था। तो पहला सवाल ये कि स्त्री में सबसे छोटी स्त्री कौन है जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था? तो गैडी नल्लू, जो पूर्वांचल क्षेत्र की रहने वाली है। और दूसरा की बात करें कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी यात्रा में जो 78 अनुयायी थे, उसमें से
सबसे छोटा अनुयायी कौन थे? सबसे छोटा अनुयायी कौन थे? तो उसमें से सवाल आता है, विट्ठल दास का नाम आता है। ये विट्ठल दास जो थे उस समय मात्र और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में थे, और वही विट्ठल भाई क्या किए थे, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इसमें से आपका कमेंट सेक्शन में ये बताना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि बिहार के कुल कितने सदस्य थे जिन्होंने दांडी यात्रा में भाग लिया था। चलो ये नहीं पता चलेगा तो मैं ये बता देता हूं कि यूपी से 8 थे और बिहार से आपके 1 थे। बिहार से मात्र 1 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दांडी यात्रा में भाग लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तो उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का हुआ कौन व्यक्ति है जिसने भाग लिया था। तो इस तरीके से हमने आपको ये लाहौर अधिवेशन, 11 सूत्री मांग और फिर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए। अब इसके आगे के जो पार्ट्स होते हैं, ये आगे के पार्ट्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो गोलमेज सम्मेलन से। अब इसके अगला जो कार्यक्रम है, गोलमेज का प्रथम सम्मेलन, और गोलमेज का जो प्रथम सम्मेलन होता है उसमें लॉर्ड इरविन के साथ समझौता होता है, फिर गोलमेज का द्वितीय सम्मेलन और फिर गोलमेज का तृतीय सम्मेलन हम लोग अगले पार्ट में जल्द मिलते हैं। बाकी के लिए धन्यवाद।